कैसे आप सब लोग, आप सबका स्वागत है हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म मुफ्त शिक्षा पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। और मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या आपको इकोनॉमिक्स की सीरीज पढ़ा रहा हूं। इकोनॉमिक्स की सीरीज में हम 12th क्लास की एक बुक इंडियन इकोनॉमी को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी हमने एक्सप्लेनेशन चैप्टर्स भी पढ़ चुके हैं और उसकी एमसीक्यू सीरीज भी कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपकी 12th क्लास की इकोनॉमिक्स की न्यू बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी, जिसमें हमने पहला चैप्टर नेशनल इनकम के बेसिक्स स्टार्ट किए थे लास्ट वीडियो में। और आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और हम पढ़ेंगे कुछ और बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है, किसी भी चैप्टर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो बेसिक से एवरेज और एवरेज से एडवांस जाने का कोई फायदा नहीं है। आपको पहले बेसिक क्लियर करनी है, तभी आपको एवरेज और एडवांस लेवल समझ में आएगा। लोगों ने जो मिथ बना रखा है नेशनल इनकम चैप्टर का, वो इसलिए है क्योंकि लोग बेसिक क्लियर करते नहीं है, सीधे सीधे ही क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, जो कि उनको मुश्किल क्रिएट करते हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझना चाहते हैं तो पहले मेरे वीडियो के थ्रू आप इसके बेसिक्स को क्लियर करिए और फिर एवरेज से एडवांस लेवल पर जाइए। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हम बेसिक क्लियर करने वाले हैं नेशनल इनकम। और अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। और अगर आपको किसी भी लिंक के थ्रू नहीं जाना है, काम एकदम इजी करना है, तो आप ये जो क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको किसी भी स्कैनर से, चाहे वो फोन पे हो, चाहे वो गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, या आपका खुद का फोन का लेंस स्कैनर हो, किसी से भी स्कैन करिए, आप डायरेक्ट हमारे चैनल पर पहुंच जाएंगे। और अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा बच्चा रहता है जो एजुकेशन का एक्सपेंस बियर नहीं कर सकता है, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक है, कोचिंग नहीं जा सकता है, स्कूल में ठीक से पढ़ नहीं पा रहा है, तो आप उसको हमारे चैनल का स्कैनर स्क्रीनशॉट लेकर भेज दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये लीजिए। ये एक स्क्रीनशॉट किसी की जिंदगी बदल सकता है, किसी को वो मुकाम दे सकता है जिसके लिए वो तरस रहा है। कहने का मतलब है कि एक एजुकेशन ही ऐसा पाथ है जो किसी को दुनिया में कुछ बनने लायक बना सकता है। किसी को भी एजुकेशन इज द ओनली पाथ जो किसी को भी कुछ बनने लायक बना सकता है। क्योंकि एजुकेशन के एब्सेंस में ही बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठे हैं, क्योंकि उनको टाइम से एजुकेशन नहीं मिली और शायद वो एजुकेशन का खर्चा उठाने लायक नहीं थे। तो इसी मुहिम को लेकर हम चल रहे हैं कि हम किसी भी पर्सन को एजुकेशन से वंचित ना रहने दें, एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था हमारा ट्रांसफर पेमेंट। आपको ट्रांसफर पेमेंट पढ़ाया था मैंने लास्ट वीडियो में। और आज हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट बेसिक, देखिए नेक्स्ट बेसिक में हमने पढ़ा था कैपिटल गेन, भी हमने पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में। आपका कैपिटल गेन पढ़ा दिया मैंने आपको, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय भी पढ़ाया था, ऑपरेटिंग सरप्लस भी पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखिए सब्सिडी भी पढ़ा दिया था ना आपको, और वैल्यू ऑफ आउटपुट भी आप कर चुके हैं, वैल्यू एडेड भी पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक इनकम पढ़ना है आज आपको। आपको क्या पढ़ना है आज? डोमेस्टिक एग्रीगेट, जिसके अंदर सबसे पहले टॉपिक आपको पढ़ना है डोमेस्टिक इनकम। देखो डोमेस्टिक वर्ड समझो, डोमेस्टिक वर्ड का मतलब है कि इंडिया की जो पॉलिटिकल या जियोग्राफिकल बाउंड्रीज जो गवर्नमेंट ने डिसाइड की है उसको कहते हैं डोमेस्टिक बाउंड्रीज। जैसे टेरिटरी बोलते हैं जिसको, यानी कि जितना एरिया जिसके अंदर गवर्नमेंट ने गुड्स सर्विस और पर्सन को फ्रीली मूव करने के लिए परमिशन दे रखी है, जिस एरिया के अंदर, वो एरिया कहलाता है आपका डोमेस्टिक। अब इसमें डोमेस्टिक इनकम बोल रहा है, तो इसका मतलब जो एरिया गवर्नमेंट डिसाइड किया है गुड्स और सर्विस और पर्सन के मूवमेंट के लिए, उस एरिया से उन फैक्टर से जितनी इनकम आएगी वो क्या कहलाएगी? आपकी डोमेस्टिक इनकम। लेकिन अब देखते हैं कि डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन क्या है इकोनॉमी के अंदर। देखो पहले तो डोमेस्टिक इनकम को एनडीपीएफ से शो किया जाता है, एनडीपीएफसी। अब देखो अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो यहाँ एन नेट को शो कर रहा है, यहाँ डी डोमेस्टिक को, और पी प्रोडक्ट को, और एफसी का मतलब है आपका फैक्टर
कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब कोई भी फैक्टर जो उस प्रोडक्ट को बनाने में यूज किया गया उसकी कॉस्ट। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, इट इज द फैक्टर इनकम अक्यूरिंग टू ओनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। क्या बोला है, ये फैक्टर इनकम है। कैसी फैक्टर इनकम है, अक्यूरिंग टू ओनर्स ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन फॉर सप्लाइंग फैक्टर सर्विसेज विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि जो लोग फैक्टर के ओनर हैं उन्होंने उन फैक्टर को जब रेंडरिंग दिया या यूज किया, उसके बदले में जो उन्होंने इनकम ली है वो इनकम क्या है, उनकी डोमेस्टिक इनकम है। लेकिन ये डोमेस्टिक इनकम कैसी है, वो ही फैक्टर जो उस टेरिटरी के अंदर हैं और उन्होंने उनका यूज करके क्या प्रोडक्शन किया है, तो क्या कहलाएगी आपकी डोमेस्टिक इनकम। लिखा इट इज द फैक्टर इनकम, ये क्या है, फैक्टर इनकम है। और फैक्टर इनकम की डेफिनेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि प्रोडक्शन के अंदर जो भी चीज यूज की जा रही है वो फैक्टर है। उस फैक्टर से जो आप अर्न कर रहे हो वो क्या है, उसकी फैक्टर इनकम है। फॉर एग्जांपल लेबर यूज कर रहे हो तो लेबर एक फैक्टर है, बिल्डिंग यूज कर रहे हो बिल्डिंग एक फैक्टर है, मशीन यूज कर रहे हो मशीन एक फैक्टर है। उनके थ्रू जो आप अर्न कर रहे हो वो क्या हो गया, आपकी फैक्टर इनकम। बोल रहा फैक्टर इनकम अक्वायरिंग टू ओनर, किसके पास आ रही है, ओनर के पास आ रही है, ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के फैक्टर से आ रही है, फॉर सप्लाइंग फैक्टर सर्विस। अब सप्लाई, जैसे एक लेबर है वो अपनी क्या सर्विस दे रहा है, उसका फैक्टर क्या है, उसकी लेबरिंग। तो वो लेबरिंग सप्लाई कर रहा है जिसके बदले में उसको क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। लेकिन ये इनकम कैसे होनी चाहिए, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से, और कब खत्म होता है, 31 मार्च को। तो इसी टाइम पीरियड के बीच में अगर कोई भी पर्सन अपनी फैक्टर सर्विस किसी प्रोडक्शन एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है या कंट्रीब्यूट करता है, उसके बदले में अगर इनकम कमाता है तो वो उसकी क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। अब डोमेस्टिक वर्ड का मतलब यही है कि सिर्फ उसकी खुद की नेशन के अंदर जो बाउंड्री गवर्नमेंट ने डिसाइड की है कि जिसके अंदर कोई भी गुड्स सर्विस फ्रीली या पर्सन मूव हो सकता है, उस टेरिटरी के अंदर अगर कोई अपने फैक्टर सर्विस को रेंडरिंग करता है और बदले में इनकम कमाता है तो वो उसकी क्या होगी, फैक्टर इनकम। ठीक है, या फिर बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम का यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू में जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी। अब देखो यहाँ पे एक एक टर्म समझ लो आप कि अगर आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, देखो यहाँ वर्ड नेट क्यों यूज क्या हो रहा है, नेट वर्ड इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि हमें सिर्फ उसी साल का निकालना होता है। एक नेट वर्ड का मतलब है कि आपको उसके अंदर कोई भी जो फैक्टर यूज किए गए हैं अगर उसकी वैल्यू कम हो गई है तो उस वैल्यू को हटाने के बाद बताओ कि आपकी इनकम क्या है। जैसे हमने मशीन का एग्जांपल लिया था कि मशीन हमने स्टार्टिंग में खरीदी 10 लाख की थी, लेकिन अगर पूरे साल यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू 2 लाख कम हो जाती है। तो ईयर एंड में उस मशीन की वैल्यू क्या बची, 8 लाख। 10 लाख की खरीदी, 2 लाख उसकी वैल्यू कम हो गई, तो ईयर एंड में उसकी जो नेट वैल्यू वो 8 लाख है। तो अगर हम फैक्टर इनकम में अगर हम फैक्टर की जो वैल्यू 10 लाख लेके चलेंगे तो वो गलत होगा क्योंकि वो अब 10 लाख की नहीं रही। इसलिए इसमें से क्या होता है, जो वैल्यू गिर गई है और जो वैल्यू गिर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसलिए डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। तो आपका डोमेस्टिक इनकम में से यानी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो है यहाँ क्या है, कोई प्रोडक्शन से जो आपने बनाया चाहे सर्विस है या कोई गुड्स है वो है, उसकी वैल्यू, वो भी फैक्टर कॉस्ट पे, यानी कि उसमें ना ही कोई प्रॉफिट जुड़ा है अभी तक, ना ही मार्जिन जुड़ा है। अब जीडीपी क्या है, जीडीपी क्या है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये क्या है, ग्रॉस। यहाँ पे एनडीपी और जीडीपी में बस इतना ही फर्क है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब है ये मार्केट वैल्यू होती है ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब जितने में चीज खरीदी गई थी, यानी कि जो अगर मशीन का एग्जांपल लें तो मशीन हमने 10 लाख में खरीदी थी, तो अगर उसकी ग्रॉस वैल्यू हम 10 साल बाद भी देखेंगे तो वो 10 लाख ही रहेगी, क्योंकि ग्रॉस में से क्या होता है, डेप्रिसिएशन वैल्यू माइनस नहीं हो रखी होती है। अगर नेट निकालना है तो हमें उसमें से उसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू को माइनस करना होता है। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स, एनआईटी है आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो अभी नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्यों लेते हैं, एक तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है, इसमें से नेट कैसे निकलता है, गवर्नमेंट कई बार क्या होती है आपको रिटर्न भी देती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडीज, हमने पीछे पढ़ लिया ना। तो जब आपने टैक्स पे कर दिया और गवर्नमेंट ने आपको उस पर छूट दी है जो कि सब्सिडी होती है, अगर वो सब्सिडी माइनस कर दें तो हमें मिलता है नेट, कि एक्चुअल में आपने कितना पे किया है। तो हमें यहाँ पे निकालना क्या होता है कि एक्चुअल में हमारी नेट इनकम क्या है फैक्टर्स की। तो फैक्टर की नेट इनकम कैसे निकलेगी कि जितने में हमने प्राइस वैल्यू की मार्केट की थी उसमें से
पूरे अकाउंटिंग ईयर में हम जो यूज किया फैक्टर, उसके बाद जो उनकी वैल्यू गिर गई है उनको हटा दो, और जो टैक्स गवर्नमेंट को दिया इसके ऊपर उसको भी हटा दो। तो एक्चुअल में जो हमारा फैक्टर इनकम जो आई है, डोमेस्टिक इनकम जो आई है, वो क्या है, वो कैसे निकलेगी, आपको डोमेस्टिक जो ग्रॉस इनकम है उसमें से डेप्रिसिएशन को हटा देना है और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटा देना है। ये फॉर्मूलेज आप आगे भी सीखोगे, डेप्रिसिएशन और एनआईटी, एफसी और एमपी वाले। लेकिन इतना यहाँ पे याद करो कि एनडीपीएफसी यानी कि नेट डोमेस्टिक फैक्टर निकालने के लिए, सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए फैक्टर कॉस्ट पे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे गिवन होगा उसमें से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सबट्रैक्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखो, अगर ये फॉर्मूला आपको अभी नहीं भी समझ में आ रहा है, आगे आके समझ में आएगा, आगे फॉर्मूले की फॉर्मुलेशन सीखोगे आप। यहाँ पे ये फॉर्मूला इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि यहाँ डेफिनेशन आ रही है डोमेस्टिक इनकम की। यहाँ पे आप डोमेस्टिक इनकम की डेफिनेशन को समझ लो कि डोमेस्टिक इनकम क्या है। फैक्टर इनकम है, कैसे फैक्टर इनकम है, एक्वायरिंग टू ओनर्स, जो ओनर्स ने एक्वायर किया है, ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, किसके लिए किया है, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए, वो भी किस वजह से किया है, फॉर सप्लाइंग ऑफ फैक्टर, उन्होंने अपने जो फैक्टर सर्विस सप्लाई की थी उसकी वजह से, और विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, किसके अंदर, गवर्नमेंट ने जो बाउंड्रीज तय कर रखी है जिसके अंदर गुड सर्विस और पर्सन फ्रीली मूव कर सकते हैं उस टेरिटरी के अंदर और उसी काउंटिंग ईयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यह ना जीडीपीएमपी, इसको ऐसे लिखते हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है, जीडीपीएमपी ऐसे नीचे शॉर्ट में। ठीक है, अब जीडीपीएमपी क्या है, अभी हमने पीछे पढ़ा नेट डोमेस्टिक, उसी में मैंने आपको बताया था, फिर भी आप एक बार देख लो डेफिनेशन क्या बोली, जीडीपीएमपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट लोकेटेड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को हमेशा याद रखना, ये एक एरिया है, कैसा एरिया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, अलाउ कर रखा है, गवर्नमेंट अलाउ गुड्स सर्विस और पर्सन मूव फ्रीली। गवर्नमेंट ने जो एरिया डिसाइड कर रखा है, ठीक है, जहां पर गुड सर्विस और पर्सन फ्रीली मूव कर सकते हैं, वो डोमेस्टिक टेरिटरी है। ठीक है, अब देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, बोला ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है कि जितने भी फाइनल गुड हैं हमारी कंट्री के अंदर, जितने भी फाइनल गुड्स हैं जो कि प्रोड्यूस्ड किए गए हैं, किससे, ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, जितने भी प्रोड्यूसिंग यूनिट यानी कि जितने भी बिजनेसेस हो रहे हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया के अंदर, जितने भी हैं उन सबका जो फाइनल गुड्स है उसका क्या है, ये टोटल है, उसका क्या है, टोटल। बट ये कैसे टोटल है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है और उसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर। याद रखना, अकाउंटिंग ईयर मेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर जहां डोमेस्टिक वर्ड आ गया वहां आपको डोमेस्टिक टेरिटरी मेंशन करना जरूरी है, और जहां पे आपको प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो आपको अकाउंटिंग ईयर, ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर मेंशन करना जरूरी है। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, इज द मार्केट वैल्यू, ये क्या है, मार्केट वैल्यू किसकी, फाइनल गुड्स ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, फाइनल गुड्स तो है, फाइनल गुड्स की ये क्या है, ये मार्केट वैल्यू है। लेकिन कैसी मार्केट वैल्यू है, बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, हमारी कंट्री के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है जो लोकेटेड है हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, उन्होंने जितना भी प्रोडक्शन किया है, जो रेडी प्रोडक्शन है, उनकी जो मार्केट वैल्यू है ना, वो है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि NDPMP, देखो ये जीडीपीएमपी था, ये एनडीपी, सेम। यहाँ पे डिफरेंस किसका आ रहा है, देखो ये तो सेम है, डिफरेंस आ रहा है जी और ग्रॉस नेट एन का। तो जी ग्रॉस होता है और एन नेट होता है। तो जब ग्रॉस से नेट आना होता है हमें, तो डेप्रिसिएशन को क्या करना पड़ता है, माइनस, और नेट से अगर ग्रॉस जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को करना पड़ता है प्लस। समझ गए, तो ग्रॉस वैल्यू में से हम क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन हटा देंगे, तो क्या मिल जाएगा, नेट मिल जाएगा। यहाँ देखो फॉर्मूला भी दे रखा है, NDPMPA, उसको निकालोगे कैसे, GDPMP में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन, जिसको मैंने पहले भी बताया, डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, क्योंकि ये जो असेट होते हैं हमारे, जैसे कि मशीन जो फिक्स्ड कैपिटल है,
ठीक है, उनको यूज करने के बाद जो उनकी वैल्यू गिर जाती है उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो इसलिए साफ साफ बोला है कंजम्पशन, कि हमने उस कैपिटल को यूज किया है, ठीक है, उसको यूज करने के बाद जो उसकी वैल्यू गिर गई वो क्या है, डेप्रिसिएशन है। तो अगर हमें नेट निकालना है तो एक फॉर्मूला बन गया यहाँ कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। अगर आपको नेट निकालना है तो आप क्या करोगे, नेट निकालना है तो ग्रॉस में से किसको माइनस कर दोगे, डेप्रिसिएशन को। और अगर डेप्रिसिएशन निकालना है तो ग्रॉस में से नेट को माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन। तो रिलेशन समझ लो कि ग्रॉस वैल्यू क्या होती है, किसी की नेट वैल्यू प्लस डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेशनल इनकम निकालना है आपको। क्या निकालना है, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को शो करते हैं NNPFC। अब आपको बताता हूं NNPFC क्या है। एन जो पहला वो क्या है, नेट, दूसरा एन है आपका नेशनल, और तीसरा पी है प्रोडक्ट। अब एक एक करके समझो। नेट यानी कि यहाँ पे जितने भी असेट थे, ठीक है, उसमें से डेप्रिसिएशन वैल्यू हटा दी, यानी कि अब करंट वैल्यू जो है उस प्रोडक्ट की वो हमें पता लग गई है, तो नेट हो गया। नेशनल कैसे आता है, नेशनल का मतलब है एक नेशन का ऑल ओवर जितना भी उन्हें बिजनेस किया पूरे अकाउंटिंग ईयर के अंदर, चाहे वो अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी से किया हो या चाहे बाहर से किया हो, उन सबको सम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, नेशनल। कहने का मतलब है कि एक कंट्री ने पूरे एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कहीं से भी पैसा कमाया हो थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो देश के बाहर प्रोडक्ट सेल करके कमाया हो चाहे देश के अंदर, उनसे जो पैसा आया वो क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट होता है। और नेशनल प्रोडक्ट किस पे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट पे निकलता है, ठीक है, मार्केट प्राइस पे नहीं निकलता, फैक्टर कॉस्ट पे, कि एक्चुअल में हमारी कितनी कॉस्ट आई है इसको प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख रखा है कि नेशनल इनकम अगर आपको निकालनी है तो आपको एनडीपी आपने पीछे निकालना सीख लिया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट तो ये बता रही है कि जो आपने कमाया है कहाँ से, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया आपने, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाया। और ये जो एनएफआई यही होता है आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो आपको ये तो मैं बता चुका हूं कि एनडीपीएफसी क्या है, एनडीपीएफसी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर आपने जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट से पैसा कमाया है, जो कि नेट वैल्यू है किसकी, प्रोडक्शन की, वो उसमें अगर आपने देश के बाहर से जो कमाया है उसको जोड़ देते हैं तो आपकी नेशनल इनकम आती है। अब देश के बाहर से कैसे, यहाँ पे नेट क्यों लिख, देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो समझ में आ रहा है कि बाहर से जितने भी फैक्टर थे उनसे जो इनकम कमाई है वो है, लेकिन नेट वर्ड का मतलब यह है कि हमने एक्सपोर्ट भी करा होगा और इंपोर्ट भी तो करा होगा। तो जब हमने एक्सपोर्ट करा उसमें से हम इंपोर्ट जो करा उसको अगर माइनस कर देते तो हमें मिल जाता है हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ बाहर से गुड्स को खरीद रहे हैं या सिर्फ बाहर सेल कर रहे हैं, हम सेल भी कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं। तो नेट हमें देखना पड़ेगा कि हम सेल ज़्यादा कर रहे हैं या फिर परचेज ज़्यादा कर रहे हैं बाहर कंट्री के बाहर से। तो उसका जो बैलेंस निकालेंगे उससे पता लगेगा कि हमारी नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड से कितनी है। ये अगर माइनस में आती है तो इसका मतलब है कि हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, और प्लस में आ रही है इसका मतलब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि एक्स एक्सपोर्ट का सिंबल है, एम इंपोर्ट का। तो अगर मान लो हमने 50 लाख का क्या किया एक्सपोर्ट और 30 लाख का इंपोर्ट, तो हमारी नेट इनकम कितनी हो गई, 20 लाख हो गई, ठीक है। तो आपकी नेशनल इनकम कैसे निकलेगी, आपको अपनी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितना भी पैसा कमाया उसमें और कंट्री के बाहर से जितना पैसा कमाया उसको ऐड कर देते हो तो आपको निकल के आती है नेशनल इनकम, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट देखो, सम इंपॉर्टेंट रिलेशन सीखनी है कुछ, जो कि अभी मैंने आपको पहले बता दिया कि ग्रॉस कैसे निकलता है, नेट प्लस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है आपका, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। फॉर एग्जांपल कि अभी आपने सीखा था एनडीपीएफसी निकाल रहे थे आप, है ना। अब एनडीपीएफसी कैसे निकला था जीडीपी से, जीडीपीएफसी ले लो, है ना। तो अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे फॉर्मूला कैसे वर्क कर रहा है, जीडीपी और एनडीपी। आपने एनडीपी निकाला यानी कि नेट निकाला, नेट कैसे निकाला, हमने फॉर्मूला लगाया था जीडीपी, जीडीपी में से हमने माइनस कर दिया था डेप्रिसिएशन, तो हमें क्या मिला था, एनडीपी। तो ये देखो ये था ग्रॉस और ये था आपका नेट। इसका मतलब अगर आपको नेट पे आना है तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को
माइनस करना पड़ेगा। तो आप माइंड के अंदर ये सेट कर लो कि आपको किसी भी टर्म को नेट में चेंज करना है या ग्रॉस में चेंज करना है तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, कि अगर आपकी टर्म ग्रॉस में आपको नेट पे जाना है तो आपकी टर्म ग्रॉस में आपको नेट पे जाना है, तो डेप्रिसिएशन इधर आके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। हमें नेट निकालना है तो हम क्या कर देंगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, और ग्रॉस ऑलरेडी दे रखा, और किसी क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा लेकिन किसी भी प्रोडक्ट की दोनों वैल्यू दे रखी है, ग्रॉस भी दे रखी है और नेट भी, तो आप क्या करोगे, ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस कर दोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको जीडीपी दे रखा है एफसी, अब आपको एनडीपी निकालना है। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दे रखा है तो आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है, आपको निकालना है एन डी पी एफ सी। एन डी पी एफ सी निकालना है। तो देखो ये डी पी एफ सी तो दोनों में सेम है, आपको जी से एन बनाना है, जी से क्या बनाना है, एन। तो एन बनाना है, एन बनाने के लिए क्या करोगे, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस तो मेरे पास है ही है, माइनस क्या कर दूंगा, डेप्रिसिएशन। समझ गए। तो आपको याद रखना है सिर्फ एक फॉर्मूला कि इनका रिलेशन क्या, ग्रॉस नेट और डेप्रिसिएशन का, कि ग्रॉस वैल्यू नेट प्लस डेप्रिसिएशन से आती है, अगर नेट वैल्यू ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन से आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला बोल रहा है नेशनल। नेशनल कैसे निकालोगे, अभी सिखाया मैंने। नेशनल निकालने के लिए आपको पहले आपकी कंट्री के अंदर, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी इनकम है उसको आपको ऐड करना है कंट्री के बाहर से जितनी भी इनकम आ रही है उससे। तो आपके दो फैक्टर हो गए, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आ गया आपका। तो हम किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब सीख रहे होते हैं, जैसे जीडीपी, तो मैंने जी सिखा दिया, पहली टर्म क्या है, ग्रॉस है। फिर डी, ये डी क्या है, ये बीच वाली टर्म ही है ये डोमेस्टिक। पी तो प्रोडक्ट सब में आएगा ही। तो अब डोमेस्टिक अगर आपको निकालना है किसी का तो कैसे निकलेगा, यहाँ फॉर्मूला दे रहा है नेशनल, डोमेस्टिक और एनएफआई। अब बोल रहा है हमें डोमेस्टिक चाहिए, तो आपको अगर किसी का एनएनपी दे रखा है और आपको निकालना है क्या, जीडीपी, एनएनपी दे रखा है यानी कि नेट नेशनल दे रखा है। ठीक है, तो आपको जीडीपी लाना है, तो एनएनपी है। आपको पहले नेट से जी बनाना है, नेट से जी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड, पहले ही बताया ना ऊपर, अगर ग्रॉस बनाना है तो नेट में डेप्रिसिएशन ऐड करोगे। फिर बीच वाला एन आ रहा है जिसका डी बनाना है, डी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखो डी बनाना है और एन दे रखा है, तो ये चाहिए, तो ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेस करो इसे, माइनस क्या करोगे इसका, नेशनल। ठीक है, यानी कि किसी की आपको अगर डोमेस्टिक वैल्यू चाहिए तो उसकी नेशनल वैल्यू में से क्या माइनस करोगे, देखो ये मिस्टेक हो गई, यहाँ एन एफ आई लिखोगे, क्या माइनस करोगे, एन एफ आई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, नेशनल वैल्यू निकालने के लिए किसी की आपको डोमेस्टिक वैल्यू में उसके एन एफ आई जोड़ देना है। और क्वेश्चन में अगर पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम बतानी है तो डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या करोगे, फॉर्मूले को चेंज कर दो। डोमेस्टिक इनकम है तो आप क्या करो, नेशनल इनकम में से इसको माइनस कर दो। अगर वैसे भी देखोगे तो ये प्लस का इक्वल के उधर जाके क्या होगा, माइनस। और अगर आपको किसी का एन एफ आई ए निकालना है, एन एफ आई ए निकालना है, एन एफ आई होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम बोल रहा है, नेट क्यों यूज कर रहा है, क्योंकि हम इनकम जो है फ्रॉम अब्रॉड भी होता है और टू अब्रॉड भी होता है। हम इनकम लेते भी हैं और इनकम देते भी हैं। हम इनकम लेते हैं एक्सपोर्ट के थ्रू, इनकम देते हैं इंपोर्ट के थ्रू। तो जब उनका बैलेंस निकालते हैं तो वो होता है क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर आपको नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड निकालना है इस फॉर्मूले से, तो उसमें क्या करना पड़ेगा आपको, नेशनल में से डोमेस्टिक को माइनस। ठीक है, वरना अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर निकालना है जो क्वेश्चन में गिवन होता हो तो उसमें आपको एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करना होगा। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का मतलब है, कई बार क्वेश्चन में लिखा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फ्रॉम में से टू माइनस करना होगा आपको, जिससे वो नेट निकल के आएगा। ठीक है, क्या करना होगा, एन एफ आई ए निकालना होगा अगर आपको। तो क्वेश्चन में गिवन होता है कई बार फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर
इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। तो फीफा में से फीटा माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, NFIA, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब लास्ट फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले अगर आपको याद हो जाते हैं तो ये 3 फॉर्मूले आपको नेशनल इनकम के हर एक क्वेश्चन को आसान बना देंगे, क्योंकि 3 फॉर्मूले पे ही बेस हैं सारे फॉर्मूले इस चैप्टर के अंदर। अब लास्ट आ रहा है आपका मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट और NIT। अब देखो फैक्टर कॉस्ट क्या है, फैक्टर का जो कॉस्ट है उसको फैक्टर क्या था आपने बताया था ना, प्रोडक्शन में जो भी यूज हो रहा है, चाहे वो लेबर है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो मशीन है, चाहे आपका अकाउंटेंट है या कोई वर्कर है, तो उनको आप क्या यूज कर रहे हो, प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, उनका खर्चा कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है। तो जो भी खर्चा आ रहा है वो क्या है, किसका, प्रोडक्शन में, वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ऐसी कोई भी सर्विस, कोई भी इक्विपमेंट जो आप किसी भी प्रोडक्शन में यूज कर रहे हो, उसका जो खर्चा है वो क्या है, फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद NIT क्या है, देखो IT तो इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या है, IT स्टैंड फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन यहां पे हमें चाहिए नेट। तो नेट अगर हमें निकालना है किसका, इनडायरेक्ट टैक्स का, तो वो कैसे निकलता है, वो निकलता है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी माइनस करके, जो मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि आप पहले टैक्स पे कर देते हो लेकिन गवर्नमेंट बाद में उस पर छूट देती है, तो लेकिन आपने पहले तो पे कर दिया है, लेकिन जब आप गुड्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हो तब आपको यही तो देखना होता है कि आपने एक्चुअल में कितना टैक्स पे किया है। तो गवर्नमेंट ने जो आपको सब्सिडी दी है उसको माइनस करना पड़ेगा, तभी आप किसी की गुड्स की कॉस्ट में टैक्स ऐड कर सकते हो। तो हमें नेट टैक्स ऐड करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि हमने 10% पे कर दिया है, ठीक है, तो हम 10% ऐड कर दें, क्योंकि गवर्नमेंट आपको रिटर्न में 2 या 3% सब्सिडी वापस देगी, तो वो वैल्यू तो माइनस ही नहीं किया आपने, जिससे अगर आपने सब्सिडी वैल्यू नहीं हटाई टैक्स में से तो आप पूरा टैक्स जोड़ दोगे किसमें, गुड्स की वैल्यू में, जिससे गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, अगर प्राइस बढ़ गया तो वो सेल नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, पहले सब्सिडी को माइनस करने के बाद जो टैक्स आएगा वो ऐड करोगे किसमें, फैक्टर कॉस्ट में। तो जब हम किसी भी गुड्स को बनाने की फैक्टर कॉस्ट और उसका टैक्स जोड़ लेते हैं तो निकल के क्या आती है, उसकी मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस, जिसको शॉर्ट में MP कहते हैं, इसको FC कहते हैं और इसको NIT, ठीक है। तो ये 3 फॉर्मूले याद कर लो आप, ये 3 फॉर्मूले अगर याद हो जाते हैं तो ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। ग्रॉस इक्वल्स टू नेट प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल डोमेस्टिक प्लस NFIA, मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, ये 3 फॉर्मूले याद करना जरूरी है। नेक्स्ट देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बता दिया, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलेगा, इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करते हैं। अब इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स सिर्फ आपके गुड्स और सर्विसेज पे लगते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो है 1% डायरेक्टली पे करता है गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करते हो, अभी व्हीकल खरीदने जाते हो तो रोड टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट को कर रहे हो डायरेक्ट। आप इनकम टैक्स पे करते हो, गवर्नमेंट को करते हो डायरेक्ट। तो जो आप डायरेक्ट पे कर रहे हो वो सारे क्या है, डायरेक्ट टैक्स हैं। लेकिन जो आप गवर्नमेंट को पे नहीं कर रहे हो वो किसी के थ्रू जाना है। फॉर एग्जांपल आपने कोई गुड्स खरीदा मार्केट में, तो आपने पैसे किसको दिए, प्रोड्यूसर को दिए वो पैसे, या प्रोड्यूसर को डायरेक्ट नहीं दिया आपने, वो पैसे दिए किसको, शॉप वाले को। शॉप वाले ने वो माल किसी पर्सन से खरीदा होगा, चाहे ब्रोकर से या डायरेक्ट फैक्ट्री से। तो फैक्ट्री वाले ने उसकी उसकी इनकम पे टैक्स गवर्नमेंट को पहले पे किया होगा, और उसने टैक्स कैसे पे किया होगा, उसने पहले ही प्राइस के अंदर ऐड कर लिया होगा। तो उसने गवर्नमेंट को पे कर दिया, लेकिन उसने जब वो चीज़ को सेल किया तो उसने वो जो टैक्स की वैल्यू किस में ऐड कर दी, प्रोडक्ट की वैल्यू में। फिर उसने शॉप वाले को सेल किया, फैक्ट्री वाले ने शॉप को किया, शॉप वाले ने फिर जब आपको सेल किया तो उसने टैक्स की वैल्यू आपसे वसूल ली। तो कहीं ना कहीं पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, लेकिन आपके हैंड से नहीं गया, वो किसके हैंड से गया था, प्रोड्यूसर के हैंड से। तो टैक्स आपने पे किया लेकिन गया किसके हैंड से, प्रोड्यूसर। तो इनडायरेक्टली गया, डायरेक्टली नहीं गया। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालोगे आप, बोला कि इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी हटा देनी। अब ये सब्सिडी क्या होती है कि गवर्नमेंट जो आपको छूट देती है किसी भी चीज पे, उससे सब्सिडी कहते हैं। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपकी सिलेंडर की सब्सिडी। गवर्नमेंट क्या करती है, आपको सिलेंडर देती है 1000 रुपये का, तो वो उसका प्राइस है 1000 रुपये, ठीक है, लेकिन बाद में आपके अकाउंट में रिटर्न देती है 200 या 300। वो क्या है, छूट दे रही है। तो वो 2 या 100 या 300 रुपये आपके अकाउंट में आए, वो क्या है, सब्सिडी है। लेकिन उसकी वैल्यू नहीं घटी है, सिलेंडर 1000 का ही है, लेकिन गवर्नमेंट उस पर आपको छूट दे रही है, वो क्या है, सब्सिडी। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो मैंने अभी आपको पीछे पढ़ा दिया,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो कैसे निकलता है? इट इज अ डिफरेंस, ये क्या है? डिफरेंस है बिटवीन किसके बीच? फैक्टर इनकम रिसीव्ड, यानी फैक्टर इनकम फ्रॉम वहां से जो मिली है रिसीव्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, हमारे कंट्री के जो नॉर्मल रेजिडेंट हैं उन्होंने जो इनकम बाहर से कमाई है वो ऑफ अ कंट्री, और फैक्टर इनकम पेड टू अ नॉन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, और फैक्टर इनकम जो हमने पे करी है किनको? नॉन रेजिडेंट को, यानी कि जो बाहर रह रहे हैं, ठीक है, हमारी कंट्री के नहीं है, उनको हमने जो पे करी है उसका अगर डिफरेंस कर दें तो क्या कहलाती है? ये हमारी नेट फैक्टर इनकम, यानी कि हमने जो पैसा रिसीव करा बाहर से और जो पैसा पे किया बाहर, उसका बैलेंस कर लें तो वो क्या होती है? आपकी नेट फैक्टर इनकम। हो सकता है ना हमने गुड्स बाहर भेजे भी हों और बाहर से गुड्स मंगाए भी हों, तो उन दोनों का जो बैलेंस करेंगे तो वो कहलाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट ऑफ एनएफआई। एनएफआई के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं? देखो इसके अंदर पहला कंपोनेंट नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। हो सकता है कि हम कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज मतलब सैलरी पे कर रहे हैं ना एम्प्लॉयज को, या वेजेस पे कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है ना कि हमारे जो कुछ इंडियन हैं वो बाहर की किसी विदेशी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी की जो यूनिट है वो यहीं लगी हुई है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो कंपनी है वो विदेशी है, लेकिन यहाँ पे काम कौन कर रहा है? इंडियंस कर रहे हैं, तो उनको क्या हो रहा है? इनकम रिसीव हो रही है उनसे, ठीक है। या फिर ऐसे बोल सकते हो आपकी हमारे इंडियंस ही बाहर किसी कंट्री में काम कर रहे हैं, वो अपनी इनकम कहाँ भेजेंगे? कंट्री में ही भेजेंगे वापस, ठीक है वो। या फिर हम ये कह सकते हैं कि बाहर के कुछ लोग हमारे यहाँ की कंट्री में आके काम कर रहे हैं, फिर वो इनकम कहाँ भेजेंगे? बाहर भेजेंगे। तो हमें हमारे एम्प्लॉयज को जो इनकम मिल रही है बाहर से, और बाहर के लोगों को जो इनकम मिल रही है हमारी कंट्री से, उनको बैलेंस कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप। अब बोल रहा है प्रॉपर्टी, और अब कोई बंदा यहाँ पे रह रहा है तो यहाँ प्रॉपर्टी भी खरीदेगा, बिजनेस भी चलाएगा। ऐसे सेम हमारे यहाँ का कोई बंदा बाहर जाके अगर काम कर रहा तो वहाँ प्रॉपर्टी भी खरीद रहा होगा और बिजनेस भी चला रहा होगा, तो उसकी जो इनकम होगी, हमारा जो बंदा बाहर की कंट्री से जो इनकम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू कमा रहा है, और बाहर का बंदा जो हमारे यहाँ के प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू जो इनकम कमा रहा है उसका बैलेंस कर दें तो वो क्या हो जाएगी? नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप। और दूसरा बोल रहा है नेट रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंट कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड। ध्यान से देखो, नेट रिटेन्ड अर्निंग है, कैसी है? ऑफ रेजिडेंट कंपनी फ्रॉम अब्रॉड। हमारी यहाँ की खुद की जो रेजिडेंट है उन्होंने क्या कर रखा? कंपनी लगा रखी हो कहाँ? अब्रॉड में। तो वहां पे जो इनकम कमा रहे होंगे वो इनकम कहाँ आएगी? हमारी कंट्री में तो आएगी, तो वो किसके अंदर ऐड होगी? हमारी कंपोनेंट ऑफ एनएफआई। हमारा खुद का कोई रेजिडेंट है जिसने बाहर कंपनी लगा रखी है तो वहां से इनकम तो आएगी। नेट रिटेन्ड अर्निंग, जो रिटेन्ड अर्निंग है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगर आपको हमारी वीडियोस के थ्रू कोई भी डाउट आता है, क्योंकि अगर हमारे चैनल के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है पढ़ाई के टाइम डाउट आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, हैव एनी डाउट, तो आप क्या कर सकते हैं? उस डाउट को पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पूछ आपके दिमाग में इतने सारे डाउट तो रहेंगे नहीं, एक ही टाइम पे कैसे पूछोगे, भूल भी सकते हो। तो क्या करिए, आप उस डाउट को लिख लीजिए एक पेज पे, ठीक है। फिर आप हमारी वेबसाइट www.muft.shiksha पर जाइए, वहां पर आस्क माई क्वेश्चन कॉलम है, उसके अंदर आपके डाउट पूछिए, उन डाउट के बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेंगे। रिवॉर्ड में आप अर्न कर सकते हैं पॉइंट्स। और जो आप डाउट पूछेंगे हमारी वेबसाइट पे वो एकदम 100% फ्री है, क्योंकि हम हमारे चैनल पे भी जो एजुकेशन है 100% फ्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, क्योंकि हम एक मुहिम चला रहे हैं कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए, उसे कभी ये गिल्ट ना हो फ्यूचर में कि अगर मैं पढ़ लिया होता तो मैं शायद कुछ बन जाता, और उसके मन में ये मुटाव ना रहे कि मैं सिर्फ पढ़ नहीं पाया एक इकोनॉमिकली वीक होने की वजह से। क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है। गवर्नमेंट ने भी अब एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 को फ्री ऑफ कॉस्ट और कंपल्सरी एजुकेशन का एक्ट लागू कर दिया है। और हम जो है हमारे चैनल पर कोशिश कर रहे हैं कि आपको 100+ सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएं, एक दो सब्जेक्ट नहीं, 100+ सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं हम। धीरे धीरे हम हमारे चैनल पे सारे सब्जेक्ट अपडेट करने वाले हैं, और सिर्फ आपको पढ़ाएंगे नहीं, साथ में आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी कराएंगे। जैसे कि मैंने लास्ट जो इकोनॉमिक्स की बुक खत्म की है, डे इकोनॉमी, उसमें आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करवाए हैं जिससे कि आपकी एग्जाम की तैयारी हो सके। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, आपकी पढ़ाई के साथ साथ आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी।
और हम अगर आप हमसे हमारे किसी भी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर तो आप हैं ही कनेक्ट मुझसे, टेलीग्राम पर या फिर लिंक्डइन पर, जिस पर हम मुफ्त.शिक्षा के नाम से अवेलेबल है। आपको सर्च करना है MUFTDOT.SHIKSA शिक्षा और हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। अब देखो, हम अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं मेथड। किसके मेथड? मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके मेथड पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। हम जो हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मेथड पढ़ेंगे, सबसे पहला मेथड हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू एडेड मेथड, जिसको प्रोडक्शन मेथड भी कहते हैं। मैं आपको बस इसका एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ जो हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। उसके अंदर जो हम फाइंड करते हैं वो करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू निकालते हैं, किसी भी चीज़ की जो निकालते हैं वो निकालते हैं हम ग्रॉस वैल्यू। और ग्रॉस वैल्यू को, जो मैं यहाँ पे ग्रॉस वैल्यू एडेड बता रहा हूँ, उसको सिंबलाइज अगर करते हैं तो हम शो करते हैं GVAMP से। किससे शो करते हैं? GVAMP। अगर आपको ग्रॉस वैल्यू निकालनी है किसी की तो आपको उनकी सेल वैल्यू निकालनी होगी पहले, कि कितने का गुड सेल कर चुके हैं। उसके बाद उनका चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्या होता है कि ईयर के स्टार्टिंग में आपने कितना ओपनिंग स्टॉक था और कितना ईयर के एंड में क्लोजिंग स्टॉक है। तो इसका मतलब बीच का स्टॉक अभी भी क्या है, रिटेन होगा आपके बिजनेस के अंदर, तो वो क्या आता है, चेंज इन स्टॉक होता है। और उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्यों लेते हैं? क्योंकि आपने जो गुड्स प्रोड्यूस किए हैं उनके अंदर फैक्टर यूज किए होंगे कुछ ना कुछ, वो क्या कहलाते हैं? इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहलाते हैं। तो हम नेक्स्ट हमारी जो वीडियो पढ़ेंगे उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड। तो आप अगर हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जो नेशनल इनकम का चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कैलकुलेशन क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पहला मेथड पढ़ेंगे हमारा ग्रॉस वैल्यू एडेड मेथड, उसके बाद पढ़ेंगे आपका एक्सपेंडिचर मेथड और उसके नेक्स्ट इनकम मेथड पढ़ेंगे। तीनों ही मेथड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कंपलसरी है एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आना। तो चैनल पर बने रहिए, आपकी प्रिपरेशन इसी चैनल से करवाई जाएगी। और आप कहाँ से हमारी वीडियोस देखते हैं कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए कुछ ना कुछ नया करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपकी एग्जाम की तैयारी पूरी करवाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपका एजुकेटर रिंकू शाक्या, मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चारों तरफ खुशियाँ फैलाते रहिए।